Good morning, students. I am your SS teacher, and today we are going to read chapter number 4, Political and Social Life. Name of the chapter is Understanding Laws. कानूनों की समझ. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the law dealing with the buying and selling of property. तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे. यू मे बी फेमिलियर, आप परिचित होंगे, विद सम लॉज, कुछ कानूनों के साथ, जैसा कि शादी की जो आय होती है वो क्या होती है, द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, और एक आयु वोट डालने की किसी व्यक्ति की क्या होती है, एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और शायद जो कानून है वो आपकी संपत्ति को खरीदने बेचने के बारे में भी डीलिंग करता है. You now know that the parliament is in charge of making law. You now know, अब आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, कानून बनाने का उसका जिम्मा होता है. Do these law apply to everyone? क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? How do new laws come into being? नए कानून किस तरह से अस्तित्व में आते हैं? Could there be laws that are unpopular or controversial? क्या कुछ ऐसे कानून भी हैं जो अलोकप्रिय हैं और विवादास्पद हैं? What should we as citizens do under such circumstances? What should we as citizens, एक नागरिक होने के नाते हमने क्या करना चाहिए अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों के तहत? डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ये परिस्थिति है, इसको पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें. ए गवर्नमेंट official help his son go into hiding because his son has been given a 10 year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सरकारी अधिकारी मदद करता है अपने बेटे की गो इनटू हाइडिंग, क्या करने में? वह अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है. बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन 10 year जेल, क्योंकि उसके बेटे को 10 साल की सजा हुई है. बाय ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसके द्वारा? एक जिला न्यायालय के द्वारा. फॉर ए क्राइम, उस सजा के लिए, दैट ही हैज कमिटेड, जो उसने किया है. डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शंस वर राइट, कि जो सरकारी अधिकारी के जो कार्य हैं वे ठीक थे? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ, क्या उसके बेटे को कानून से छूट मिलनी चाहिए? जस्ट बिकॉज, ठीक क्योंकि हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, किस लिए? कि उसका पिता जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है. अगर कोई व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है तो क्या कानून की नज़र में उसको छूट मिलनी चाहिए? ये क्वेश्चन है, हम इसका आंसर अब नीचे देखेंगे. द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. ऊपर का जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो एक स्पष्ट मामला है कानून के उल्लंघन का. एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आपने पढ़ा यूनिट फर्स्ट के अंदर, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
विधानसभा के जो मेंबर हैं वर एग्रीड, वे सहमत थे, देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर, कि कोई भी पावर का जो यूज है वो मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के अंदर। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड, इसलिए उन्होंने जोड़ दिए गए सेवरल प्रोविजंस, बहुत सारे जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को जोड़ दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर, दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जिससे जो है कानून का शासन लागू हुआ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज देयर दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र भारत के अंदर कानून के सामने समान है। भाई व्यक्ति कानून के सामने समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कैसे कोई इकोनॉमिकली साउंड है या पॉलिटिकली पावरफुल है, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम और जानकारी हासिल करते हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। जो कानून है वो भेदभाव नहीं करता व्यक्तियों के बीच में, किसी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के सामने सभी समान है, चाहे कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से हो, और कोई भी लिंग हो उसका, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। वट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, कानून का जो शासन है उसका क्या अर्थ है। इज दैट, वो ये है, ऑल पर्सन अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। वो ये है, ऑल लॉज अप्लाई इक्वली, कि सभी जो कानून हैं समान रूप से लागू होंगे टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों पर, ऑफ द कंट्री, देश के सभी नागरिकों पर सभी कानून समान रूप से लागू होंगे। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग कानून से ऊपर नहीं है। नेदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, न ही तो एक सरकारी अधिकारी, नोर ए वेल्दी पर्सन, और न ही कोई धनवान व्यक्ति, नोर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, और न ही देश का राष्ट्रपति इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर है। एनी क्राइम और वायलेशन, कोई भी अपराध या वायलेशन ऑफ लॉ, कानून के साथ के जो अवहेलना है, हैज ए स्पेसिफिक पुनिशमेंट, उसको जो है निश्चित सजा है, एज वेल एज ए प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ पर्सन हैज टू बी एस्टेब्लिश। भाई कोई भी आदमी है, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है, सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था। अब ये देखते हैं क्या जो प्रोसेस है कानून की, क्या ये ऐसे ही थी पहले भी। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, अक्सर एक जैसे मामले कई तरह से स्थानीय कानून लागू होते थे। असंख्य प्राय ओवरलैपिंग सोशल लॉ, स्थानीय जो कानून लागू होते थे। डिफरेंट कम्युनिटी एंजॉयड डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, डिफरेंट कम्युनिटी, भिन्न भिन्न समुदाय, एंजॉयड डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, वे जो है भिन्न भिन्न तरह के जो कानूनों का एंजॉय करती थी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ अमंग देयर ओन।
भाई अलग अलग जो समुदाय के आदमी थे कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक से एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। इसमें क्लियर करें, इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम वेरीड डिपेंडिंग ऑन देयर केस बैकग्राउंड, कास्ट बैकग्राउंड। इन सम केसेस, कुछ मामलों के अंदर जो सजा होती थी दो व्यक्तियों की, रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम, जिन्होंने एक ही तरह का अपराध किया है, वेरीड, वे अलग अलग सजा मिलती थी उनको, ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, उनकी जाति की पृष्ठभूमि के अनुसार। द लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, जो निम्न जाति थी उसको ज़्यादा सजा होती थी। दिस स्लोली बी चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व, क्योंकि इसमें धीरे धीरे जो है ना परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो व्यवस्था थी कानून की उसमें धीरे धीरे परिपक्वता आई ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जो औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के अंदर धीरे धीरे परिपक्वता आई और जाति के आधार पर सजा देने का जो प्रचलन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, ये जो अंग्रेज औपनिवेशिक थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन इन इंडिया, भारत के अंदर। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड, इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार थे उन्होंने डिस्प्यूटेड दिस क्लेम, इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है, क्या, सेवरल ग्राउंड, अनेक कारणों से, टू ऑफ विच इंक्लूड, फर्स्ट, जिसमें काफ़ी विवाद रहा और इसके कई कारण थे। एक कारण तो यह था, इंक्लूड फर्स्ट, द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, जो औपनिवेशिक जो कानून थे वे कैसे थे, आर्बिट्रेरी थे। औपनिवेशिक कानून जो है वे आर्बिट्रेरी थे। आर्बिट्रेरी का मतलब भाई वे जो है मनमाने थे, उनकी अपनी इच्छा के अनुसार होते थे। एंड सेकंड, दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कहाँ पे, इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर, जो कानूनी जो क्षेत्र था उसके विकास के अंदर इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में जो कानूनी जो क्षेत्र था उसके विकास में जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। वन इम्पोर्टेंट, जो 1870 का जो राजविद्रोह जो एक्ट था, अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की एक मिसाल था, और ये जो था अपने आप में ये जो मनमानापन था ये उनका जारी रहा था। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो राजद्रोह का जो एक्ट था उसको विस्तृत रूप से समझा गया। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति जो विरोध करता था या आलोचना करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल, उसको जो है बिना कोर्ट की पेशी के गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना कोर्ट के ऑर्डर के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन्होंने शुरू कर दिया था प्रोटेस्टिंग, विरोध करना और आलोचना करना, दिस आर्बिट्रेरी यूज, ये जो मनमाना जो प्रयोग था ऑफ अथॉरिटी, सत्ता का, जो अंग्रेजों की
अंग्रेजों द्वारा सत्ता का जो मनमाना जो प्रयोग किया गया था, पावर का जो मनमाना प्रयोग किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इसका विरोध करना और इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया था। दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, वे जो है महान समानता के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। वे चाहते थे कि हम सभी समान हैं। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, और वे जो है ना इस प्रकार के विचार को बदलना चाहते थे। तो बेटे ये जो साइड में जो कुछ वर्ड्स हैं, इसके बारे में भी हम अब रीड कर लेते हैं। लेसन का बाकी पार्ट जो है इसके बाद हम रीड करेंगे। Another example of British arbitrariness was the Rowlatt Act। दूसरा जो मनमानापन जो था अंग्रेजी सत्ता का, वो क्या था भाई? ये था Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without due trial। जो आज्ञा देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि बिना कोर्ट की पेशी के किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रवादी जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे, वर वेमेंट इन देयर अपोजिशन टू द रोलेट एक्ट। वे जो थे इस रोलेट एक्ट के काफ़ी सख्त विरोधी थे। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, इस ज़्यादा मात्रा में इसके विरोध के अतिरिक्त द रोलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 10 मार्च 1919। जो रोलेट एक्ट था वो प्रभाव में आया 10 मार्च 1919 को इन पंजाब के अंदर। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10 टू लीडर ऑफ द मूवमेंट डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड। प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, इस कानून के विरोध में कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10, जो लगातार जो है 10 अप्रैल को जो दो नेता थे ऑफ द मूवमेंट, इस आंदोलन के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। टू प्रोटेस्ट दिस अरेस्ट, इन गिरफ्तारियों के विरोध में ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर के अंदर। जनरल डायर एंटर्ड द पार्क, जनरल डायर जो है ना उसने पार्क में प्रवेश किया विद हिज ट्रूप, अपने सिपाहियों के साथ। दे क्लोज द ओनली एग्जिट एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग जनरल डायर ऑर्डर्ड द ट्रूप टू फायर। उन्होंने जो बाहर जाने के सभी रास्ते जो थे वे बंद कर दिए थे और बिना किसी चेतावनी जनरल डायर ने जो अपने सिपाहियों को गोली चलाने के आदेश दे दिए। सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल डाइड, सैकड़ों जो आदमी थे वो मर गए इन द गन फायर, बंदूक से जो गोलियां चली। एंड मैनी मोर वर वाउंडेड, बहुत सारे घायल हुए, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। दिस पेंटिंग शो, ये पेंटिंग दिखाती है ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल, जो सिपाही हैं वे जो हैं लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द जलियांवाला मास्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तो ये पिक्चर है बेटे जिसमें बहुत सारे सेवरल हंड्रेड्स, बहुत सारे आदमी जो है मारे गए थे। ऑफ लॉ फ्रॉम द सेट ऑफ रूल्स, ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे द लॉ as including ideas of justice। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in the colonial courts। तो हमने पीछे पढ़ा था बेटे कि they also began fighting for greater equality। भाई जो भारतीय थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी जो ना ग्रेटर इक्वलिटी, समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, और वे इस आइडिया को बदलना चाहते थे ऑफ लॉ, कानून के, फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे। भाई वे जो समानता संघर्ष, उसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिसका पालन करना उनकी मजबूरी हो। बाय द एंड ऑफ द 19th century,
19वीं शताब्दी के अंत तक द इंडियन लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगेन एमर्जिंग, जो भारतीय कानूनी जो पेशेवर थे, आल्सो बिगेन एमर्जिंग, वे उभरने लगे, एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट, और उन्होंने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडियन। दे बिगेन टू यूज, उन्होंने आरंभ कर दिया प्रयोग करना, कानूनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, टू डिफेंड द लीगल राइट, जो हमारे कानूनी जो अधिकार थे भारतीयों के, उन की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कानूनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इंडियन जज आल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेट रोल इन मेकिंग डिसीजन, भारतीय जो जज थे उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस प्रकार के निर्णय लेने में। देयरफॉर, इसलिए देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड ए मेजर रोल, इसलिए बहुत सारे तरीके थे जिसमें भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल, जो शासन था उसके विकास क्रम में, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो विकास क्रम था शासन का, उसमें जो भारतीय थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट सेवरल served as a foundation on which our representative began making law for the country. With the adaptation of the constitution, संविधान की स्वीकृति मिलने पर this document served as the foundation, ये जो दस्तावेज था उसने ये क्या हो गया, वह जो दस्तावेज था एक ऐसी आधारशिला बन गया on which our representative began making law, जिस पर हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कानून बनाना शुरू कर दिया फॉर द कंट्री, देश के लिए। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज, हमारे जो प्रतिनिधि थे अनेक कानून जो पास करते थे, एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस, जैसे कि कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते थे। इन योर क्लास 6 बुक्स, आपकी जो क्लास 6 की जो बुक है, यू रीड अबाउट द हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, आपने पढ़ा होगा हिंदू जो उत्तराधिकार जो संशोधन एक्ट था 2005 के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉज, इस नए कानून के अनुसार डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, कि जो बेटी और उसकी जो माँ थी कैन गेट, प्राप्त कर सकती थी समान हिस्सेदारी परिवार की संपत्ति में। परिवार की जो संपत्ति थी उसमें माँ और बेटी को समान हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार था। सिमिलरली, इसी तरह से न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड, नए कानून जो हैं लागू किए गए, नए कानून बनाए गए। कौन कौन से थे वे? टू कंट्रोल पोल्यूशन, प्रदूषण को नियंत्रित करना, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार प्रदान करना। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रोपोज दैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी, भाई लोगों, कैसे लोग जो हैं, लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है। You will read more about this in the next section. इसके बारे में आप अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। How do new laws come about? नए जो कानून हैं वे किस तरह बनते हैं। The Parliament has an important role in making law. जो संसद है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कानून बनाने में। There are many ways, बहुत सारे तरीके हैं, थ्रू विच दिस टेक प्लेस, जिसके माध्यम से ये सब घटित होता है। एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, और भिन्न भिन्न प्राय अलग अलग जो समूह हैं समाज के अंदर, जितने भी अलग अलग समूह हैं, दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ, वे जो हैं ज़रूरतों को रेज करते हैं, उठाते हैं किसी विशेष कानून के लिए।
एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव। एक महत्वपूर्ण जो भूमिका पार्लियामेंट की वो ये है कि पार्लियामेंट को जो ना संवेदनशील होना चाहिए टू द प्रॉब्लम, उन समस्याओं के प्रति फेस्ड बाय पीपल, लोग जिन समस्याओं का सामना करते हैं उन समस्याओं के प्रति सरकार जो संसद है उसे संवेदनशील होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पार्लियामेंट की। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ टू अंडरस्टैंड। आओ ये जो कहानी है उसको समझते हैं। हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रोट टू द अटेंशन। किस तरह से घरेलू हिंसा को जो है ना अटेंशन में लाया गया वो पार्लियामेंट संसद की। एंड द प्रोसेस अडॉप्ट फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ। और किस तरह से ये जो प्रोसेस थी इससे जो है ना नए कानून बनाने में प्रक्रिया जो है ना सामने आई, नया कानून बना इस तरह से। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द इंजरी और हार्म और threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Domestic violence refer to the injury. घरेलू हिंसा क्या होती है? ये एक संबंधित होती है इंजरी और हार्म, भाई चोट पहुँचाना या नुकसान करना, और थ्रेट ऑफ इंजरी या चोट पहुँचानी, धमकी देना, और हार्म या नुकसान पहुंचाना किसके द्वारा? कोज्ड बाय एन एडल्ट मेल, एक युवा पुरुष के द्वारा। यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ, आमतौर पर ये हस्बैंड की जो है अपनी पत्नी के विरुद्ध इस प्रकार से वायलेंस किए जाते हैं। इंजरी में बी कोज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप, जो इंजरी है, जो चोट है, वो शारीरिक रूप से पनिशमेंट देने से हो सकती है। द वुमेन और बाय द इमोशनल एब्यूजिंग हर, या उसका भावात्मक शोषण भी हो सकता है। एब्यूज ऑफ द वुमेन कैन आल्सो बी इंक्लूड, जो शोषण होता है महिलाओं का इसके अंदर शामिल होता है। वर्बल, मौखिक भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, एंड इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से भी उसका शोषण किया जा सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो सुरक्षा महिला की इस प्रकार घरेलू हिंसा से एक्ट जो 2005 के अंदर लागू किया, एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक। उसने जो डोमेस्टिक जो वर्ड था, जो टर्म था, उसकी जो समझ को उसने थोड़ा सा विस्तार कर रूप दिया। टू इंक्लूड ऑल वुमेन, जिसमें सभी महिलाएं शामिल हैं। हु लिव और हैव लिव टुगेदर, जो रहती हैं या जो इकट्ठी रहती थी इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, एक हिस्से के घर के अंदर अपने पति के साथ जो महिलाएं जो हैं पहले रहती थी या अब रहती हैं, विद द मेल मेंबर, उस पुरुष सदस्य के साथ, हु इज प्रीपेट्रिंग द वायलेंस, जो उस घरेलू हिंसा का हिस्सा मानी जाएंगी अगर उनको किसी भी तरह से फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली कोई भी किसी भी तरह से हरास करता है तो जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत आता है। तो स्टूडेंट्स, आप जो है इस लेसन को ध्यान से रीड करें और आप जो है अपनी जो है तैयारी रखें, नोटबुक चेक कराते रहें टाइमली। आपका जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ समय के बाद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि कब टेस्ट होगा। तो अपना जो ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है उसको तैयार करें। ओके, थैंक यू।